ठीक है, तो फंक्शन एंड ग्राफ थ्योरी। तो अच्छे से सुनना है आज तुमको, है ना, बस चुपचाप यहाँ पे देखना है, कोई डाउट आए तो फटाफट पूछना है बस, और कुछ नहीं करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं बुक के हिसाब से नहीं करवा रहा इसको, इसको मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, है ना, जैसा मुझे लगता है कि ऐसे करवाना चाहिए, ऐसे बुक के अंदर होना चाहिए, मैं उस हिसाब से करवाऊंगा। तो इसके अंदर अपने पहले तो 9th की चीजें आएगी, आगे बात समझ। पहले 10 मिनट 9th की चीजें चलेगी, फिर 10 मिनट 10th की चीजें चलेगी, और फिर 11th 12th की चीजें आ जाएगी, है ना। तो मतलब जो वो 10th वाली जो चीजें हैं वो तुमको आती है, बस तुमको पता नहीं है, ठीक है, तुमको आती होती है पर पता नहीं है। तो एक तरीके से अपना जो चैप्टर का नाम है वो है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन होता क्या है, कोई फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? भाई एक तो है ना, सुनना है अच्छे से, है ना, ये ध्यान रख लेना। कोई फंक्शन होता क्या है, कोई बताओ। ये अपना माइक ऑन करो, और कोई बता सकता है मुझे फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब तुम्हारी लैंग्वेज में बता सकते हो मुझे कि फंक्शन क्या होता है, एक चीज फंक्शन बताओ भाई, कोई बता सकता है तो बोलो, फटाफट बोलो, टाइम क्यों लग रहा है इतना, नहीं पता किसी किसी? चीज का करने का तरीका। क्या 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 बोला? सर जैसे हम पॉलिनोमियल में लिखते नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई। हाँ मतलब, तो वो क्या, जैसे वो मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं सब कुछ में बात कर रहा हूँ, फंक्शन है क्या, मतलब अगर मान लो कि अपने जनरली बात करें, जनरली अपने अपने लिए बात करें, तो है क्या चीज फंक्शन, एक, है ना। तो देखो अपने 11th क्लास में एक आया था, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। 11th क्लास में अपने पास अपन पढ़ते हैं, एक सही आता है सेट, क्या होता है सेट, शायद 11th क्लास का एक टॉपिक है, पता है क्या? यस सर। है भाई, सेट अपने पास एक होता है सेट, एक होता है रिलेशन, एक होता है फंक्शन। तो देखो क्या क्या होती है ये सारी चीजें। तो अपन पहले 785, एक मिनट, देखो भाई इसके अंदर ना डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आएगी ना वो इंपॉर्टेंट आएगी भाई, ठीक है, सारी की सारी डेफिनेशन जो होगी वो अच्छी अच्छी होगी, और सब काम की होगी, सबकी सब काम की होगी बहुत अच्छे से। काम गया, ठीक है। देखो पहले इधर, जैसे सेट क्या होता है, सबसे पहले कोई बताएगा मुझे सेट क्या होता है? सेट शायद मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, सेट किसी चीज का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन, है ना, कोई भी हो सकता है, मतलब लेकिन सेट बनने के लिए अगर अपन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं भैया ना, फंक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड आता है सेट। तो वो सेट किसी का भी हो सकता है, वो अपने घर में जो गिलास होते हैं उनका सेट भी हो सकता है, कटोरियों का भी सेट हो सकता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब कोई भी कलेक्शन होगा, कुछ भी अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और काम आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरी 11th क्लास में काम आएगी, पूरी 12th में तो भरा पड़ा है ये, इतना काम इतना है कि 4-5, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, पूरा फंक्शन, सारे सारे 2-3 चैप्टर वो हैं, सारे इसके ऊपर डिपेंड है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या है बोल रहा है अपने को, सेट, सेट के अंदर इसने डेफिनेशन दी है, देखो डेफिनेशन क्या दी है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक वर्ड अपने को यूज लेना है। तो क्या बोल रहे हैं, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या होता है, देखो, ए वेल डिफाइंड,
है ना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे इस चीज का मतलब यहाँ पे समझना अपने को। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो सब समझ जाए, अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो समझ जाए, है ना। जैसे मैं वेल डिफाइंड का मतलब अगर तुम बोलूं कि गंगानगर के अंदर, गंगानगर का रेलवे स्टेशन, सिंपल सी बात है, वेल डिफाइंड है, गंगानगर एक ही रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इवन नंबर, तो इवन नंबर सबके लिए सेम नहीं होंगे क्या। इवन नंबर की अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इवन नंबर, तो कौन से आएंगे। मैं इवन नंबर की बात अगर करूं, पॉजिटिव इवन नंबर, है ना, पॉजिटिव इवन नंबर, तो कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये होंगे। मतलब किस कहीं चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, सबके लिए यही रहेंगे। जो सबके लिए सेम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। जो सबके लिए सेम रहता है, कोई भी चाहे उसको कैसे भी कर ले, सबके लिए सेम रहता है। जैसे मैं बात करूं नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर को एन से डिफाइन करते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे, मतलब कहीं चले जाओ, चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ, नेचुरल नंबर का मतलब यही समझ है। अगर उसको मैथमेटिक्स आती है, अगर वो गलत नहीं है, तो मतलब अपने को एक तो कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना है, चीजों को इकट्ठा करना है। फिर वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मेरे लिए चेंज हो जाए, तुम्हारे लिए कुछ और हो जाए, मेरे लिए कुछ और हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल इसके, अच्छा बताना जरा मुझे कौन कौन से सेट के एग्जाम्पल है ना। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई बताएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज होते हैं, कोई बताएगा क्या। सर वो इमेजिनरी नंबर होता है सर, जो रूट -2। अंडर रूट के अंदर माइनस में आते हैं, है ना, जो अंडर रूट के अंदर किस में आते हैं, माइनस में, है ना। जैसे तो ये ऐसे आते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको कैसे लिखते हैं अपन, उसको ऐसे लिखते हैं a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखने के लिए इसका ये होता है, a होता है कोई नेचुरल नंबर जैसे 2, प्लस आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1, है ना। आयोटा का मतलब ये होता है, और बी का मतलब होता है कोई नंबर। तो इस पूरे को जब एक साथ लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर जाएगा 9, तो 3 3 जा 9 बन जाएगा। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट -9, ये बन गया। तो ये कौन सा हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है, अकेला ये भी आ सकता है, लेकिन इसके अंदर बी 0 नहीं होता। बी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर बनने के लिए बी 0 एक, मतलब समझना है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो सारे नंबर अगर मैं ले लूं तो सिंपल सी बात है, वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। यस सर है, वेल डिफाइंड है ना। सबके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी, सारे कॉम्प्लेक्स ऑल बोले जितने ही बनेंगे तो वेल डिफाइंड ही है वो, चाहे इनफाइनाइट हो पर है तो वेल डिफाइंड ना। बात तो वो किसकी कर अपने को पता है ना, कि जो अंडर रूट के अंदर -1 में आएंगे, अंडर रूट के अंदर जो माइनस में आएंगे उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो इसमें ए की वैल्यू हम लोग 0 रख सकते हैं लेकिन बी की नहीं रख सकते, तो बी की वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है। हाँ बिल्कुल जा सकती है। देखो इधर बी की वैल्यू मतलब ये होता है, देखो तो यहाँ पे ऐसे माइनस का अंडर रूट -2 बन जाएगा ना, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं अपन। यस सर। ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अंडर रूट के अंदर माइनस में जो बनते हैं वो हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वेल डिफाइन है भाई, ओके। अब जैसे अगले वाला इसने बोला, द सेट ऑफ वोवल्स इन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो बताओ वोवल्स होते हैं सबके लिए सेम होते हैं क्या, यस सर। है ना, सबके लिए सेम होते हैं। ये 11th वाले क्या सो रहे हैं क्या, अपना माइक ऑन करो, आंसर नहीं दे सकते क्या तुम, कोई मैं तुमसे यहाँ पे कोई पूछ रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूँ। वो वोवल्स बताओ कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U। A-E-I-O-U। अब बताओ किसी से भी मैं पूछूं आंसर सबका सेम नहीं होगा क्या, यस है सर। ना। तो इसका बोल देंगे अपन सेट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सेट। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर होता है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। सिंपल बात है, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सबके लिए ट्राइंगल अपन जानते हैं कौन कौन से फॉर्म के होते हैं, एक 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल,
और Isoscalar. है ना। तो 3 टाइप के, अब सबके लिए सेम ही रहेंगे ट्राइंगल, सबके लिए सेम रहेंगे भाई, है ना। तो वो भी एक सेट है। अगले वाला, ऑल सेट ऑफ स्टेट इन इंडिया। अब बताओ, इंडिया के स्टेट की बात करें तो कम ज्यादा हो सकते हैं किसी एक दूसरे के लिए, कोई कोई बच्चा हो जिसको पता नहीं, वो है ना, सबके लिए सेम रहेंगे, तो वो भी सेट है। अगले वाला, द सेट ऑफ ऑल मंथ इन ए ईयर, है ना, विच हैज 30 डेज। अब बताओ 30 डे वाले जो मंथ होंगे वो सबके लिए सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सेट ही है। सेट है वो, है ना। तो सेट का मतलब क्या हो गया, एक कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड होता है। हमेशा ध्यान रखना, सेट की डेफिनेशन आएगी तो उसके अंदर ये वर्ड आएगा, एक कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करके करने के बाद देखना है कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वो सबके लिए सेम रहना चाहिए, सबके लिए सेम रहना चाहिए। अच्छा बताओ, ये बात वो है क्या, सेट है क्या? अगर मैं बात करूं मेरे क्लास के स्टूडेंट, नो सर, ये सेट है कि नहीं है? नहीं है सर, आपके लगे हमारे लगे। आपकी क्लास के है ना वो तो। हाँ, तो वो सबके तो क्लास के नहीं होंगे ना, सबके लिए तो सेम नहीं होंगे, तो मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। एक स्कूल के, है ना, एक स्कूल के टीचर्स, बताओ सेट है कि नहीं है? यस सर है। नहीं है, कैसे नहीं है? है, नहीं स्कूल है। के अंदर कुछ अलग हर अलग स्कूल में टीचर नहीं अलग होंगे क्या? अलग होंगे। तो सर आपने स्कूल को तो क्या बोलते, एक ही माना है ना, तो एक सेपरेट स्कूल है। अगर सुनो, ये चीज यहाँ पे डिपेंड करती है, कैसे? एक ये स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब मैं स्कूल के अंदर अंदर की बात करूं ना, तब तो वो सेट है, लेकिन अगर मैं बाहर से बात करूं तो वो सेट नहीं है, क्योंकि बाहर तो स्कूल अलग अलग हो जाएंगे ना। हाँ आएगा सर, समझ? मतलब को भी आप एक ही इसी स्कूल में एक की बात करो तब तो हो जाएगा सेट। हाँ, अगले वाला द सेट ऑफ ऑल स्टार इन स्पेस। तो मतलब स्पेस के अंदर जितने स्टार होते हैं वो सारा क्या है, सेट है। तो समझ गए होंगे सेट का मतलब, तो सेट का मतलब होता है जो वेल डिफाइंड हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, अब इसके ऊपर बहुत सारे करेगा, ये बहुत सारा सब कुछ देगा अपने को, कोई है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने को समझना है थोड़ा सा। अब देखो, ये अपने 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। याद करो, मैंने तुमको बताया था, कि जैसे अपने पास होता है एक कोई सेट है, मान लो ए है ना, उसके अंदर ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, ए ये है, और बी अपने पास है ये 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 11th वाले बताएंगे मुझे ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है भाई? यूनियन वाला बताओ, ये तो बताया हुआ है तुमको, एक तो ए यूनियन बी था, एक ए इंटरसेक्शन बी था, एक यूनियन इंटरसेक्शन। हाँ, तो ये है भाई 11th वालों। ये स्नेहा सो रहे हैं क्या? स्नेहा पीयूष, ये नहीं सर। बताओ, ये यूनियन वाला नहीं बताएगा तुमको? यूनियन ए यूनियन बी क्या होता है? अक्षित, क्या होता है यूनियन बी? सर इसमें सारे आ जाते हैं, ए एंड बी टोटल, है ना, ए बी बी बी, मैंने सारे लिखे थे इसके अंदर, ये लिखा नहीं था क्या ऐसे करके? यस सर। 11th में चैप्टर नहीं पढ़ाया क्या मैंने? पढ़ाया है सर। अब तो तुम बोल क्यों नहीं रहे? सर आपने 11th वालों से पूछा था। 11th वालों से पूछ रहा हूँ अभी भी मैं। 11th वालों तुमको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया क्या मैंने? सर पढ़ा दिया। अब तुम पढ़ा क्यों नहीं रहे? ठीक है, ए बी 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 मतलब जो दोनों होंगे, तो इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर, यूनियन का मतलब यूनिवर्स, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, दोनों की यूनिवर्स, दोनों के पूरे। समझ में आया क्या? इसको याद मत करो तुम, समझो, 1 से 1 सेकंड लगेगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जितने भी है, मतलब ए के अंदर जितने भी है, बी के अंदर जितने भी है सारे, तो ले लो। तो कौन सा बन जाएगा बताओ? तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 4 5, और ये वाला
4 5 6 7 8, लेकिन 4 5 पहले आ गए तो 4 5 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये A यूनियन B आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना? सर। और Yes. ये यस सर। इंटरसेक्शन भी, इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या था? कॉमन, 4 5 वाले है ना, कॉमन होता है ये। तो कॉमन का मतलब इसके दोनों में कॉमन कौन सा आया? 4 और 4 5, 5 4 5 ये होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अपने ने याद करो, एक 2 फॉर्म होती थी क्या? एक तो रोस्टर फॉर्म होती थी, एक सेट बिल्डर, वो अपन नहीं देखेंगे, उसको इसका नाम नहीं रखेंगे अपन, है ना, वो सारी चीजें अपन नहीं रखेंगे भाई। A कॉम्प्लीमेंट B होता था ना सर, वो क्या होता था? क्या चीज? A कॉम्प्लीमेंट B। सर ए डैश बी कॉम्प्लीमेंट होता था ना, वो तो A कॉम्प्लीमेंट, वो तो A डैश होता था, ये होता था। इसका मतलब होता है ये मतलब जो आ गए इनके अलावा बचे तो पूरे। एक के अलावा A के अलावा, A मतलब डैश, डैश का मतलब क्या होता है? उसके अलावा जो भी बचेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते थे। ठीक है, Yes. यस ये सारी चीजें अपने अच्छे से आ गई है ना। अब ये यहाँ पे इतना अपन आगे नहीं जाएंगे इसके अंदर, अभी अगर टाइम मिलेगा बिल्कुल मैं एक एक चीज इसके अंदर पढ़ा दूंगा तुमको, बस तुमको मेन मेन चीजें ध्यान रखनी है। पावर होता था। हाँ, वो चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे एक बार, मैं पहले तुमको जो छोटी छोटी चीजें है ना वो पढ़ाना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इसमें फॉर्मूले थे वो भी पढ़ाने। ठीक है, मतलब पहले तुमको समझ में आना चाहिए तो पहले तुम पढ़ क्या रहे हो। नेक्स्ट अपना स्टार्ट होता है फंक्शन। सेट के अंदर क्या होता है पता चल गया। अब सेट के अंदर क्या क्या आएंगे? अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन आएंगे। उधर बातचीत कौन कर रहा है उनको बोलो चुप रहे, है ना, क्या तुम अलग हो जा। तो देखो सिंपल सी बात है, अब अपने पास फंक्शन आएगा। फंक्शन क्या होता है? देखो इधर देखो, फंक्शन तुमने जब 9th क्लास पढ़ी थी तुमने ये पढ़ा था क्या? एक लाइन पढ़ी थी तुमने, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? यस सर। Yes. है ना, ये एक Yes, स्ट्रेट लाइन sir. है ना। अगर मैं इसको थोड़ा जनरली फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू या y इक्वल टू 3x प्लस 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या? यस सर। है ना, स्ट्रेट लाइन है। और इसका जब तुम निकाल ले 8th क्लास में, 7th क्लास में, बहुत सारी क्लासों में तुमने पढ़ के आया था कि जब तुम x की वैल्यू रखोगे 1 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 1 3 प्लस 4 7। जब x की वैल्यू रखोगे 2 तो y इसका कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, जब x की वैल्यू तुम रखोगे 3 तो 3 3 9 और 4 13, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। तो ये क्या हुआ? ये क्या चीज है? ये अपन देख पा रहे हैं कि जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। जब x की वैल्यू में चेंज कर रहा हूं तो y, सिंपल सी बात है, ये y x के ऊपर डिपेंड करता है क्या? है ना। यस तो कोई चीज अगर किसी के ऊपर डिपेंड करती है, कोई चीज अगर किसी के ऊपर डिपेंड करती है तो एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? फंक्शन के जैसे। फंक्शन आई ना बात समझ? अगर को अब ये तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस तुमको नाम नहीं बताया इसका। आई ना बात समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये होता है। तो जनरली अपन क्या लेते हैं, जो y होता है ना, y, उसको अपन बोलते हैं फंक्शन की वैल्यू। क्या बोलते हैं? फंक्शन की वैल्यू। तो जैसे मान लो y, अब y को, अब देखो y किसका फंक्शन है? x क्या क्या यस सर। है ना। तो इसको मैं y को क्या लिख देता हूँ जनरली? फंक्शन ऑफ x। और ये तुम fx px qx पढ़ के आए थे क्या? Yes, sir. है ना। Yes, sir. याद करो, तुमको ऐसे 8th क्लास में दिया होता था fx इक्वल टू 2x प्लस 1, और तुमको बोलता था f1 f0 और f3 की वैल्यू बताओ। याद है क्या? Ninth में देते थे। है ना। 9th में था या 8th में, कौन सी क्लास में? 9th में था। है ना, इसमें कोई में था पता नहीं, 8th में भी था शायद, ये 8th में सेकंड चैप्टर में था ये, कि 9th में था? 9th में था, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हो गया कि तुम x की वैल्यू, अब ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू के अंदर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, और कई बार अपन y के अंदर भी ले लेते हैं। मान लो इससे अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y माइनस 4/3 इक्वल टू x। तो ये फंक्शन ऑफ किसका हो गया? y का हो गया, क्योंकि पूरा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y पे। तो वो बात की बात है, वो अपन नहीं देखेंगे, सिर्फ अपन एक बार x y वाला देखेंगे। तो
देखो कई बार ये 12th वाले हैं ना, इनको ही नहीं समझ में आता है। मैं कई बार ऐसे लिखता हूँ, ऐसे कोई ग्राफ बनाता हूँ, है ना, ऐसे कोई ग्राफ बनाता हूँ ऐसे। तो बताना जरा, इस पॉइंट पे बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा मुझे? इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालूं, बताओ? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करके। क्या चीज, क्या बोलना ढंग से, बीच में क्या अटक इस गया? पॉइंट पे सर x या y की वैल्यू जो हमें गिवन होगी वो पुट करके। हाँ, सिंपल सी बात है। अगर ये फंक्शन ऑफ है, ये मान लो ये फंक्शन ऑफ x है ना, फंक्शन ऑफ x कुछ भी है ये, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू, तो बताओ इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू इसके इसके पैरेलल यहाँ पे नहीं आएगी क्या? यस अरे अपन 8th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, तो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है। मान लो ये y x, इक्वल टू y 0 है, होता है। ये x, y है, तो x निकालने के लिए x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे क्या? तो ये अपना आएगा x, और y निकालने के लिए y एक्सिस के परपेंडिकुलर डालेंगे क्या? y पे परपेंडिकुलर तो ये अपना आएगा y। तो मतलब इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है ये y वाली, ये आई कि नहीं आई? अब मैंने पहले ही तुमको बोल दिया, फंक्शन की वैल्यू का मतलब y लेते हैं, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अपन रखते हैं और y की वैल्यू आती है, मतलब इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है कि नहीं है? यस सर यस सर। तो आई ना बात समझ? अगर मान लो मैं इस पॉइंट के लिए निकालना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट के लिए बताओ फंक्शन की वैल्यू कौन सी बनेगी? तो इसके सामने ये ऐसे, ये वाला पॉइंट, ये वाली वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी? ये होती है y। y का मतलब यही डिस्टेंस होता है। अब जैसे मान लो मैं sin x का ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, sin x का ग्राफ ले रहा हूँ, तुमको आता होगा sin x का ग्राफ सबको। अब ये छोटी छोटी चीजें बहुत दिक्कत देती है, मैं देखा हूँ ये चीज, है ना, इसीलिए मैंने सोचा है अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं तुमको। तो अपने ग्राफ लेते हैं fx इक्वल टू sin x, सही बात है क्या? यस सर। fx इक्वल टू sin x मैंने लिया, तो मैं क्या बना रहा हूँ, उसको 0 से लेके π/2 तक ही बना रहा हूँ, है ना। तो ऐसे बना रहा हूँ, देखना, ये पहले यहाँ पे ये x है भाई, x है, तो x की वैल्यू पहला है अपने पास, पहले कितना है, x की वैल्यू है π/6, ठीक है। फिर क्या है, π/2, फिर क्या है, है ना, ठीक, π/6 है, π/2 है, फिर 45 आ गया, 60 π/3 है, फिर π/3 है, फिर π/2 है, नहीं गलत कर दिया, रुको रुको रुको, ये π/4 आया, ये π/4, ये π/2, ठीक है। तो ये आ गया 0। तो π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है क्या? यस सर। π/4 का मतलब 45 वालों को बहुत अच्छे से, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, और π/2 का मतलब 90 डिग्री 9 होता है, ठीक है। तो जब मैं साइन की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो बताओ π/6 के ऊपर कितनी होती है साइन की वैल्यू? 1/2, 1/2, √3/2 और 1, यही तो होती है पांचों वैल्यू साइन की, यस सर। है ना। तो इसका मतलब जब मैं 0 डिग्री पे लेऊंगा, तो 0 डिग्री पे लेऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 0, मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू भी 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस ना? जब मैं π/6 की बात करूंगा तो x की वैल्यू π/6, तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। यहाँ पे मान लो ये 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, और यहाँ पे मान लो ये 3 है, ठीक है, ऐसे है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, y फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 60 π/30 डिग्री पे 1/2, तो 1/2 है मतलब, तो अपना एक बताओ पॉइंट कौन सा, π/6, 1/2 आया क्या? यस सर है ना। ये x अपने ने कितना रखा, x की जगह पे एंगल रखा अपने ने π/6, तो फंक्शन की वैल्यू मतलब ये fx होता है y के इक्वल हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बोलो समझ में आया? यस है ना। तो ये y की वैल्यू आ गई, तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू π/6 और y की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 के सामने इधर ये वाला पॉइंट। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना। अब π/4 पे वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो 1/√2 से थोड़ी सी ज्यादा हो, तो ये ऐसे आ गया,
फिर पाई बाई 3 पे वैल्यू कितनी है, √3/2, मतलब थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू और, ठीक है, और पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई 1, मतलब ऐसे। तो इसका फंक्शन, इसका साइन का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे कुछ बनता है कि नहीं बनता साइन का ग्राफ? यस सर। तो ये अपने पास ग्राफ बनेगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस अब इसको आगे बढ़ना है वैसे, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे। अब मैंने तुमको बताया था साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1। अब देखो मैक्सिमम का मतलब ये वाले, तो ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कहाँ तक होती है ये देखना है अपने को। ये तो ये कितनी होती है, मैक्सिमम +1 होती है। मतलब अब अच्छा बताओ, इस पॉइंट के लिए मेरे को वैल्यू देखनी है, इस पॉइंट के लिए फंक्शन की, तो सिंपल सी बात है, इधर नहीं जाना पड़ेगा क्या मुझे? फंक्शन की वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा मैं इसके ऊपर, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझ। फंक्शन की वैल्यू का मतलब मैं बोलता हूँ फंक्शन की वैल्यू, तो मुंह की तरफ देखते हैं क्या बोल दिया, जैसे है सबसे इजी, 8th क्लास 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं अपन, आगे बात समझ? यस सर। ठीक है, तो ये अपने पास है क्या है, फंक्शन। फंक्शन मतलब पहले क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है। फंक्शन बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, रिलेशन बनना पड़ेगा, है ना। एक रिलेशन बनता है, रिलेशन के अंदर कुछ क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। अब जैसे कैसे बनते हैं, आओ इधर, अब अपन फंक्शन में एंटर कर रहे हैं भाई, है ना। बिल्कुल मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन में अपन एंटर कर रहे हैं। देखो फंक्शन क्या, पहले रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जो एक दूसरे पे डिपेंड करे। मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या मतलब है, जो एक दूसरे पे डिपेंड करे, आगे ना बात समझ, ठीक है। उसकी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करे, उसकी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ये अपने पास है y² = 4x, y² = 4x है, तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड और y की वैल्यू x के अंदर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? यस सर कर रही है। कर रही है भाई। सिंपल सी बात है, मैं अगर y की वैल्यू चेंज करूंगा तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और x की वैल्यू चेंज करूंगा तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैं पहले x की वैल्यू 1 लूं, x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू आएगी y² = 4 × 1, y √ 4 प्लस माइनस, तो +-2 आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू 1 ली तो कितना आ गया, +-2 आ गया। अगर मैं x की वैल्यू लूं 4 तो y² = 4 × 4, कुछ भी ले सकता हूँ x की वैल्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, +-√16, मतलब +-4 आ जाएगा। अब हो सकता है यहाँ पे 5 भी ले ले, 6 भी ले ले। तो ये क्या हो गया, ये x है ना, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है, y के अंदर x डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन का मतलब जब कोई दो चीजें आपस में क्या करती है, डिपेंड करती है, उसको रिलेशन बोलते हैं। अब रिलेशन, अब ये देखो, ये x + y = 5, बताओ x y आपस में डिपेंड कर रहे हैं क्या? यस। है ना, क्या है, अपना एक रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं y = 3, बताओ ये कोई डिपेंड, x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, ये तो कोई रिलेशन नो सर। बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, है ना। अब ये चेंज ही नहीं कर रहा किसी के ऊपर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो रिलेशन सब बनते हैं, ठीक है। रिलेशन होते हैं, मतलब कोई भी अगर इक्वेशन बन रही है तो वो सब बनते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। जैसे अगर अपन बात करें अभी फंक्शन की, तो फंक्शन बनने के लिए जो भी रिलेशन होगा ना, उसके अंदर एक कंडीशन बनेगी। फंक्शन बनने के लिए रिलेशन में क्या होता है, ये कंडीशन बनेगी। उससे पहले मैं थोड़ा और बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लो ये अपने पास है y = x + 2, स्ट्रेट लाइन है क्या? यस सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन है भाई। तो यहाँ से अब इसके y = अपन ऐसे बनाते हैं, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। अब इसी को क्या लिखता हूँ मैं, fx लिखता हूँ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि इससे इसके अंदर जो जाएगा वो अपना fx है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। इसके अंदर वैल्यू जाएगी तो फंक्शन है, ठीक है भाई। तो देखो जब मैंने x रखा तो x रखा 1, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 3
3, ठीक है। जब मैंने रखा 2 तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 है ना, 4। और जब मैंने 10 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 12। 12 तो मुझे एक बात बताओ भी, अगर मैं इसी की बात कर रहा हूँ प्रॉपर, तो जो मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ तभी तो y की वैल्यू आ रही है। हाँ यस जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ तभी मेरी y की वैल्यू आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि y की वैल्यू आ जा रही है फिर अपन x देख रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू आ रही है तभी y की वैल्यू आ रही है ना। आई बात समझिए। तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग नाम देते हैं, इन दोनों को अलग अलग नाम देते होते हैं। क्या नाम देते हैं इनको, इसको नाम देते हैं डोमेन। इसको क्या नाम देते हैं, डोमेन। इसका नाम होता है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वैल्यू अपन उसके अंदर रखेंगे वो क्या होती है, डोमेन। और जो वैल्यू आती है उसको नाम क्या देते हैं, रेंज। रेंज। सर तो ऐसे बनाना पड़ेगा क्या, क्या चीज, ऐसे बनाना पड़ेगा क्या? नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, अपन नाम दे रहे हैं। एक बार मैं समझा रहा हूँ, है ना, नाम दे रहे हैं। ये डोमेन हो गया, ये अपना रेंज हो गया। ये डोमेन भी सिंपल सी बात है, जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं y की वैल्यू तभी आ रही है क्या। यस यस सर बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है x के अंदर, तो मतलब अपन वैल्यू किसकी रख रहे हैं, x की। इसकी वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। तो जो वैल्यू अपन रखते हैं ना उसको अपन डोमेन बोलते हैं। जो वैल्यू अपन रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और जो वैल्यू आती है ना, अब याद करो जो आएगा क्या क्या आ सकता है, रेंज नहीं होता क्या, यस सर है ना। कहां से लेके कहां तक, याद अपने उसमें 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, कहां से लेके कहां तक आता है, रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ। उसके अंदर पढ़ते थे शायद स्टैटिक्स सर प्रोबेबल या फिर स्टैटिक्स के अंदर। सर मेंसुरेशन में क्लास 8th के मेंसुरेशन में। हाँ वहां भी पढ़ते थे और 9th में भी पढ़ते थे, है ना। तो रेंज बताओ, तो रेंज यस सर स्टैटिक्स के अंदर। है ना। तो ये रेंज होती है। तो अपन x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू क्या क्या आएगी उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो ये डोमेन और रेंज है। तो एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा आंसर है। बोलो यस सर अपन सिंपल वे में लेके जा रहे हैं इसको, है ना। तो अपना ये एक तरीके से मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा एक आंसर है। तो बताओ आंसर कब आता है, जब क्वेश्चन कोई क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन के क्या कब आता है, जब क्वेश्चन होता है। ये वाली बात समझ में आई क्या। यस सर यस सर तो उसका कोई मतलब है क्या, नो सर नहीं कोई मतलब नहीं। नो सर। डायरेक्ट आंसर बता दूं तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर कुछ ना है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फंस जाते हैं बच्चे इसी के अंदर, है ना, पता ही नहीं चलता क्योंकि बताते नहीं, सिंपल लैंग्वेज में टीचर बताते नहीं है। वो बोले प्री इमेज होता है, ये होता है, वो होता है, बच्चे वहीं के लेट है ना। मैं समझ, तो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे बताओ अगर कोई आंसर है तो उसके लिए पक्का ना पक्का क्या रहा होगा, क्वेश्चन। अगर कोई भी आंसर है उसके लिए पक्का ना पक्का क्या रहा होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन रहा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। आगे बात समझ। अगर कोई भी आंसर अपने पास है तो उसके लिए पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन रहा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो क्वेश्चन का अपने पास मान लो क्या है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, दो क्वेश्चन का आंसर सेम हो सकता है क्या। यस सर हाँ यस सर बिल्कुल हो सकता है, दो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हो सकता है सेम। वो हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे हो उसने, हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपने पास एक आंसर है, अपने पास क्या है, एक आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया कि कोई आंसर है ये वाला, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूं कि एक क्वेश्चन अपने पास है, उसके दो आंसर हो सकते हैं क्या। एक यस क्वेश्चन सर क्वेश्चन के दो आंसर कैसे होंगे भाई,
दो आंसर का मतलब अलग अलग चीजें, एक कुछ और बोल रहा है, एक कुछ अच्छा हाँ, दो आंसर नहीं बोल दो। हो सकते हैं, पर आप जो कहना चाह रहे हो उस डोमेन रेंज में नहीं एक ही होता है पर तरीके अलग होते हैं। अब तरीके तो वो सेम, मतलब बिल्कुल सेम। ऐसे मान लो एक में लैंग्वेज भी। और एक में बोला चिंटी, ऐसे नहीं हो सकते। नो सर ऐसे नहीं। अगर मैं इसमें बात करूं, अच्छा मुझे इसमें एक बात करूं, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी 5, यहाँ पे मैंने ये आंसर मैंने रखा 5, तो आंसर 5 रखूंगा, तो बताओ सिंपल सी बात है, इसमें ये क्या आएगा भाई, क्या आनी चाहिए, 3 आएगी कि नहीं आएगी? देखो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 + 2 तो 5 बनेगा। हाँ सिंपल सी बात है। हाँ। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, आंसर अपने पास कुछ है ऐसे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक बात सुनो, अगर x की वैल्यू मैं रखूं 3, x की वैल्यू 3 रखूं, तो उसके लिए दो अलग अलग आंसर हो सकते हैं क्या? नहीं, एक नहीं हो सकते, आंसर उसको एक ही बनना पड़ेगा। जब तक दो आंसर होंगे, सुनो इधर, है ना, एक क्वेश्चन के जब तक दो आंसर होंगे वो फंक्शन नहीं बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दो Yes, आंसर आते हैं sir. प्लस और माइनस में। क्या चीज? जैसे y = √x है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आएंगे। y² = x मान लेता हूँ, यही तो तुम बोल रहे हो, हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे अपने पास क्या आया, y² = x आया, ठीक है। अब तुमने मान लो रखा है यहाँ पे x की जगह मान लो 4 है, तो y² = 4 है, तो y की वैल्यू क्या है, प्लस, जो मेरा y की वैल्यू क्या है, एक मैंने x तो क्या रखा, सिंपल सी बात 4 ही रखा, x 4 रखा, लेकिन y की वैल्यू 2 चली गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अच्छा यस सर। समझ में आई कि नहीं बात? अपने को क्या Yes. करना है, तुमको ध्यान क्या रखना है।